सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका संक्षिप्त नाम UNOP है। यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO आज विश्व की एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता है। तो विश्व का एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच किसको कहा जा सकता है? UNO को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा जा सकता है। UNO के द्वितीय महासचिव रहे डेग हेमरशोल्ड। UNO के दूसरे महासचिव थे डेग हेमरशोल्ड। उन्होंने जो विश्व युद्ध की त्रासदी थी उस पर क्या कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका निर्माण मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नरक से उनकी रक्षा हो सके, युद्ध से उसकी रक्षा हो सके, युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके, इसलिए किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार के ने अवगत करा दिया कि राष्ट्र संघ एक अधूरा प्रयास था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ के होते हुए भी जब जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप जो महत्वपूर्ण देश थे उनको यह समझना पड़ा कि क्यों न इस युद्ध की विभीषिका से संसार को बचाया जाए। तो राष्ट्र संघ था वो युद्ध की विभीषिका से संसार को बचाने का प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जिसमें बहुत अपार जनधन की हानि भी थी। और उसके बाद जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन राष्ट्र संघ संसार को युद्ध की विभीषिका से नहीं बचा पाया। उसके बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने कहा कि हम हथियारों की जो लड़ाई है, हथियारों की दौड़ है, उसको छोड़ दें और यदि उसके स्थान पर हम जुबानी जंग करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर के किसी समस्या का समाधान करें, हथियारों की दौड़ से दूर रहे, तो संसार का नक्शा बदला जा सकता है। बेहतर यह होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बने जहां दुनिया के सारे देश एकत्रित हों और एक दूसरे के सिर खाएं, न कि सिर कलम करें। यानी एक देश दूसरे देश के साथ वहां पर बहस करे, न कि एक देश दूसरे देश का सिर कलम करे, यानी एक दूसरे देश को विनाश या खत्म करने पर उतारू हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 5 राष्ट्रों, यानी 5 संसार के प्रमुख राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस व ब्रिटेन के प्रयासों से 24 अक्टूबर 1945 को की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी जो रचना करने में जिन देशों का महत्वपूर्ण योगदान था वो थे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस व ब्रिटेन। और अब ये जो 5 देश है ना, ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस व
ब्रिटेन, ये पांचों स्थायी देश कहलाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ महासभा की पहली बैठक 10 जून 1946 को लंदन में हुई थी। यानी यूएनओ की महासभा है, यूएनओ की महासभा की जो पहली बैठक थी वो 10 जून 1946 को कहां पर बुलाई गई थी? लंदन में। कहां पर? लंदन में बुलाई गई थी, जहां 3 महीने पहले राष्ट्र संघ समाप्त करने की आखिरी बैठक हुई थी। यहीं पर 3 महीने पहले, कितने महीने? 3 महीने पहले राष्ट्र संघ है उसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी और 3 महीने बाद वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? लंदन में। यूएनओ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। अब यदि इसके चार्टर की बात की जाए तो यूएनओ का जो चार्टर है इसके चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद हैं। और इन 111 अनुच्छेद में किनका वर्णन किया गया है? इनमें यूएनओ का जो संगठन है वो कैसा होगा, यूएनओ की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या क्या होंगी, और यूएनओ के, चलो अब देखें यूएनओ के लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, अब क्या देख रहे हैं? यूएनओ के लक्ष्य देख रहे हैं। तो देखिए पहला लक्ष्य है विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाना, यानी विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना। विश्व को जो युद्ध होते हैं उनकी जो विभीषिका होती है, जो अपार जनधन की हानि होती है, उस युद्ध विभीषिका से बचाने का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है मानव के मूल अधिकारों की रक्षा करना तथा सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना। तो पहला है विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना। दूसरा है मानव के जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों की रक्षा करना तथा स्त्री पुरुष व छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के लिए समान अधिकार स्थापित करना है। तीसरा है राष्ट्रों के बीच होने वाली संधियों तथा बंधनों के प्रति आदर व न्याय बनाए रखना, यानी जो राष्ट्र है एक दूसरे राष्ट्र के साथ जो संधि करते हैं, समझौता करते हैं, जो बंधन लागू करते हैं, उनके प्रति आदर व न्याय बना रहे। चौथा है सभी की सामाजिक उन्नति व बेहतर जीवन स्तर बनाना। चौथा है यानी सामाजिक उन्नति, सभी लोगों की सामाजिक उन्नति की जाए और उनका जो जीवन स्तर उसको बेहतर बनाया जाए, यह इनका लक्ष्य रखा गया है। अब है यूएनओ के उद्देश्य। किसके उद्देश्य? यूएनओ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। तो पहले हम देख रहे हैं कि यूएनओ के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में, यानी इसका जो प्रथम अध्याय है और उसका जो प्रथम अनुच्छेद है, प्रथम अध्याय के प्रथम अनुच्छेद में, प्रथम अध्याय के प्रथम अनुच्छेद में जो यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, संसार में शांति स्थापित करना व सुरक्षा का माहौल पैदा करना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय समस्या को सुलझाना। दूसरी बात है चाहे समस्या राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, उन समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को सुलझाना, यह भी उनका उद्देश्य रखा गया है। तीसरा है समान अधिकारों के प्रति आदर व मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी सारे देश के सारे विश्व में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, सारे देशों का आदर सम्मान बनाए रखना। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, यूएनओ के सिद्धांत। तो अब देखेंगे यूएनओ के
सिद्धांत कौन कौन से? तो पहला है सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। प्रत्येक देश की जो प्रभुसत्ता है, प्रत्येक देश की जो सरकार है, उसका क्या करना? सम्मान करना, सम्मान की दृष्टि से देखना। यह इनका पहला सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत क्या है? सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है सदस्य देशों की चार्टर के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों का अपनी इच्छा अनुसार पालन करना। जो सदस्य देश हैं वो चार्टर के अनुसार जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन चार्टर के अनुसार जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों के इच्छा अनुसार पालन करें, यानी उन प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा है जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य नहीं है वे भी इनके सिद्धांतों का पालन करें। तीसरी बात, जो राष्ट्र, मान लिया कोई राष्ट्र है वो यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन आशा की जाती है, यूएनओ का सदस्य नहीं है फिर भी आशा की जाती है कि वो इनके नियमों का, इनके सिद्धांतों का पालन करे। तो इस प्रकार से ये यूएनओ के क्या बताए गए हैं? सिद्धांत बताए गए हैं। आगे है झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण करना, धन बल व बल प्रयोग से परहेज करना। यानी झगड़ों का, यदि किसी देश के बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना। यदि किसी देश को कोई दूसरा देश धमकी न दे, कमजोर देश को धन बल या शक्ति बल से कोई डराए न, यह भी इसका एक सिद्धांत माना जाता है कि इनका भी पालन होना चाहिए। अब है संघ किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पांचवी बात, यानी किसी भी देश का जो घरेलू मामला है, यूएनओ कभी भी उसके घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह एक इसका सिद्धांत बना हुआ है। तो अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। तो यूएनओ की सदस्यता, तो सदस्यता में दो प्रकार के देश शामिल हैं। एक तो पहले तो वे राष्ट्र हैं जो प्रारंभ में ही यूएनओ के सदस्य बन गए थे, यानी जब इनकी स्थापना की गई थी तभी इनके सदस्य थे, और जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार के सदस्य देश थे, वो थे 51 सदस्य। कितने देश थे? 51। और इसमें भारत भी शामिल था। भारत भी इसका सदस्य कब बन गया था? जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। अच्छा, दूसरे सदस्य वो हैं जो यूएनओ के बाद में शामिल हुए। यूएनओ की सदस्यता, यानी पहले तो जो सदस्य राष्ट्र इसकी प्रारंभिक बैठक में शामिल हो गए थे, और दूसरे जो कोई देश गुलाम थे या बाद में धीरे धीरे आजाद हुए या जिनको बाद में समझ में आया, वो उनके सदस्य हो गए। तो इस प्रकार से इसके दो प्रकार के सदस्य हैं। और यूएनओ की जो सदस्यता है और उसका जो निष्कासन है, यानी सदस्यता कैसे मिलती है और यूएनओ से निष्कासन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए भी एक विशेष नियम बनाया गया है। तो यूएनओ की सदस्यता व निष्कासन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश किसकी होती है? सुरक्षा परिषद की। किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश किया जाता है। आज हम देखें तो 2011 में यूएनओ का जो दक्षिणी सूडान था, कौन सा? दक्षिणी सूडान। यूएनओ का दक्षिणी सूडान 2011 में 193वां सदस्य बना। तो आज 193 सदस्य देश हैं। आखिर में कौन सा सदस्य बना था? दक्षिण सूडान। कब बना था? 2011 में बना था। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग माने जाते हैं। इन 6 अंगों में
सबसे पहले आती है महासभा। पहला अंग कौन सा है? महासभा। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग सुरक्षा परिषद के बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंग आता है, चौथे अंग का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और पांचवा अंग होता है न्यास परिषद। न्यास परिषद। और छठा अंग आता है सचिवालय। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हुए? 6 अंग हुए। पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा न्यास परिषद और छठा सचिवालय। अब इसका हम विस्तार से वर्णन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे महासभा के बारे में कि महासभा क्या है। तो देखिए, महासभा, इसका दूसरा नाम आम सभा या विश्व की नगर बैठक भी कहा जाता है। इसको आम सभा भी कहा जाता है और विश्व की नगर बैठक भी इसको कहा जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो एक अमेरिका का प्रसिद्ध व एक बड़ा नगर है। तो प्रश्न बनता है कि महासभा का दूसरा नाम क्या है? इसे आम सभा भी कहा जाता है, विश्व की नगर बैठक भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संघ के सभी सदस्य देश से इसके सदस्य होते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं वो सारे के सारे इस महासभा के सदस्य होते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं, तो महासभा के भी सदस्य 193, यानी सारे जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक देश महासभा में अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। तो एक देश है वो महासभा में कितने सदस्य भेज सकता है? सदस्य तो 5 भेज सकता है, लेकिन मत जब डाले जाते हैं तो प्रत्येक देश का एक ही मत मान्य होता है। सदस्य तो 5 भेजे जा सकते हैं, लेकिन मत एक ही मान्य होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या उठाने का एक अच्छा मंच है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या उठाई जाती है उस अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए इसको एक मंच के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यहीं पर उठाए जाते हैं। अब आगे है महासभा की शक्तियां व कार्य। यानी जो महासभा होती है इसकी शक्तियां क्या होती हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। तो महासभा की शक्तियां व कार्य, तो देखिए, महासभा की शक्तियां व कार्य। तो देखिए, सबसे पहले महासभा अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने में अहम रोल अदा करता है। जो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था है उसको बनाने में इसकी विशेष भूमिका होती है। दूसरा है निरीक्षण कार्य, यानी जब महासभा है उसको निरीक्षण का जो कार्य सौंपा जाता है तो उसको भी वह बखूबी से निभाता है। इसके बाद है बजट निर्माण करना, निरीक्षण कार्य है। इसके अलावा बजट का निर्माण, जो बजट बनाया जाता है
उसका आय व्यय का जो खर्चा होता है वो महासभा के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा यूएनओ चार्टर में संशोधन, यूएनओ का जो चार्टर है, यदि उस यूएनओ के चार्टर में संशोधन की बात आती है तो वो चार्टर में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा किया जाता है। अब आती है महासभा का संगठन, यानी जो महासभा है इसका संगठन किस प्रकार से कार्य करता है। तो संघ की यह शीर्ष संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था माना जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शीर्ष संस्था माना जाता है। इसमें न तो कोई मेजबान होता है और न ही कोई मेहमान होता है। इसमें न कोई मेजबान होता है न कोई मेहमान होता है। तो अब हम इसकी जो संगठन की चर्चा कर रहे हैं उसमें सभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है। तो इसका जो सभापति होता है वो कितने समय के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए इसका सभापति चुना जाता है। इसे व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर गोपनीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। व्यक्तिगत योग्यता होती है और गुप्त मतदान प्रणाली होती है। बेल्जियम के पोल स्पुक पहले सभापति थे। बेल्जियम के थे पोल स्पुक, बेल्जियम के पोल स्पुक पहले सभापति बनाए गए थे। तो बेल्जियम के पोल स्पुक इसके पहले सभापति बनाए गए थे। उसके बाद सामान्यतया अध्यक्ष किसी छोटे देश से ही लिया जाता है। महासभा में एक चीफ डी कैबिनेट, एक इसके संगठन में क्या बनी होती है? चीफ डी कैबिनेट होती है। इसके अलावा चीफ डी कैबिनेट के अलावा 17 उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 17 उपाध्यक्ष होते हैं। अब 17 उपाध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 7 स्थायी समितियां। तो देखिए 17 उपाध्यक्ष प्लस 7 जो स्थायी समितियां होती हैं, उनके जो सभापति होते हैं वो मिलकर के महासमिति बनाते हैं, महासमिति का निर्माण करते हैं, महासमिति बनाते हैं। तो महासभा में जो 17 उपाध्यक्ष हो गए और इसके अलावा 7 स्थायी समितियों के सभापति होते हैं जो मिलकर के महासमिति बनाते हैं। अब है महासभा के सत्र। महासभा के सत्र, तो देखिए महासभा के सत्र की बात आती है। बैठक यानी महासभा की बैठक होती है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, कौन से? प्रत्येक वर्ष सितंबर का महीना होता है और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बुलाई जाती है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बुलाई जाती है। इस बैठक में सदस्य देशों के बहुमत से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। यानी सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष तीसरे मंगलवार को तो होती है। इसके अलावा जो सदस्य देश हैं वो यदि इसकी मांग करते हैं विशेष सत्र बुलाने की तो भी इसका एक सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन याद यह रखना है कि प्रत्येक विशेष सत्र बुलाने पर अलग से अध्यक्ष चुना जाता है। जितने भी सत्र बुलाए जाएंगे उसके लिए अलग अध्यक्ष चुना जाता है। यदि सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग से शांति में रुकावट पैदा होती है तो 24 घंटे में महासभा की विशेष बैठक हो सकती है। तो शांति का मसला हो, वीटो की समस्या आ गई हो तो 24 घंटे में महासभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, जिसे सुरक्षा परिषद भी मानने के लिए बाध्य होती है। यानी उसको सुरक्षा परिषद को भी मानना पड़ता है। अब है महासभा का मूल्यांकन। महासभा का मूल्यांकन, तो देखिए महासभा का मूल्यांकन करें तो 1950 में शांति के लिए पारित प्रस्ताव के द्वारा सुरक्षा परिषद के अफसर असफल होने पर 1950 में जो शांति का प्रस्ताव पारित किया गया था उसके बाद सुरक्षा परिषद के असफल होने पर महासभा
मामले को अपने हाथ में ले सकती है, इस प्रकार का कानून बना दिया गया। इससे महासभा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी जो शांति के प्रस्ताव होते हैं वो 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। इसलिए जो शांति के प्रस्ताव होते हैं वो 2/3 बहुमत से पारित होने के कारण जो प्रस्ताव होते हैं वो मुश्किल से ही पास हो पाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके बारे में जी.जे. मेंगोन ने इसे अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक कार्यकारिणी समिति माना है। यानी इन्होंने माना है, मेंगोन ने माना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा परिषद है वो एक आवश्यक और एक अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता या असफलता अंतिम रूप से जो निर्भर करती है वो सुरक्षा परिषद पर भी निर्भर करती है कि भी जो यूएनओ है वो कितना सफल हुआ है या कितना असफल हुआ है। वो सारी की सारी सफलता है या असफलता सुरक्षा परिषद पर निर्भर करती है। यही संघ के निर्णयों व चार्टर को लागू करती है। जो संघ के निर्णय होते हैं और जो चार्टर होता है उस चार्टर को लागू किसके द्वारा किया जाता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो यूएनओ का चार्टर भी सुरक्षा परिषद के द्वारा लागू होता है। अब यदि इसका मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इस सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो एक अमेरिका का प्रसिद्ध व बड़ा नगर है। अब देखते हैं कि विश्व सुरक्षा परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद का गठन, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य। 15 सदस्यों में इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो 5 तो स्थायी होते हैं, 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी सदस्य कहलाते हैं। और 10 सदस्य देश होते हैं वो होते हैं अस्थायी। 5 स्थायी और 10 अस्थायी मिलकर के 15 सदस्य जो सुरक्षा परिषद उसका गठन करते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 स्थायी देश हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था। तो उन 5 स्थायी देशों में हमने देखा था कि इसको एक चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, और ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। तो ये 5 स्थायी देश हैं। इसको P5 भी कहा जाता है, परमानेंट 5 स्थायी देश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अस्थायी देश कितने होते हैं? 10 अस्थायी देश होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चयन कितने वर्ष? ये तो स्थायी है, और अस्थायी सदस्य होते हैं उसका 2 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। 2020 में भारत के टी.एस. त्रिमूर्ति, भारत के टी.एस. त्रिमूर्ति 2020 में भारत के लिए एक बहुत विशेष मौका आया जिसमें टी.एस. त्रिमूर्ति को 8वीं बार, कब है? 8वीं बार इस समिति का जो सदस्य वो चुना गया। जो 2 वर्ष के लिए होती है ये समिति, यानी इसका जो सदस्य चुना जाता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? सदस्य 2 वर्ष के लिए होता है। और यह वैसे समिति तो अस्थायी होती है, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका चयन तो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भौगोलिक परिस्थितियों व अंतर्राष्ट्रीय शांति में उस देश के योगदान को भी देखा जाता है कि इस देश ने, जिस देश का चयन किया जाता है, इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शांति में और जो सुरक्षा परिषद या अन्य इनके जो अंग हैं उनमें उनका योगदान क्या रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब है सुरक्षा परिषद की शक्तियां व कार्य। सुरक्षा परिषद की शक्तियां व कार्य। तो इसके सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार
सुरक्षा समिति के निर्णयों को स्वीकार करने तथा लागू करने की स्वीकृति देते हैं। और इसमें जो कार्य आते हैं वो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। पहला कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना व सुरक्षा को महत्व देना। दूसरा है अपने निर्णयों का निशस्त्र क्रियान्वयन करवाना, यानी बिना हथियारों के अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करवाने का कार्य है सुरक्षा परिषद का है। इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा है नए सदस्य महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती हैं, जो चुनावी शक्तियां होती हैं, वो ही सुरक्षा परिषद के पास होती हैं। तो जो नए सदस्य बनाए जाते हैं या महासचिव होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो चुनावी शक्तियां होती हैं वो भी सुरक्षा परिषद के पास होती हैं। चौथा है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, यानी जो भी विवाद हैं उन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। तो ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो तीसरा अंग हम देखेंगे वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो पहला अंग महासभा, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद और तीसरा अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद इसके 92 में किया गया है, 92 में किया गया है। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो सबके याद रखने हैं। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। अब देखिए, राष्ट्र चाहे तो अन्य अदालतों में भी अपना जो मुकदमा है वो दर्ज करवा सकते हैं। यानी किसी राष्ट्र के लिए यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वो अपना जो मुकदमा है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही दर्ज करवाए। वो अन्य जो न्यायालय हैं उसमें भी जो अपना मुकदमा है वो दर्ज करवा सकता है। लेकिन यदि सदस्य राष्ट्र इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार नहीं मामला दर्ज करवाता और नहीं मानता है तो उसके लिए प्रतिबंध होते हैं। यानी मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उस फैसले को मानना पड़ता है। तो देखिए, भारत के दलबीर भंडारी 2012 से लगातार दूसरी बार इस न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के कौन से न्यायाधीश हैं? जो दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं, जो सबसे पहले 2012 में नियुक्त किए गए थे और अब उसको दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त कर लिया गया है। तो दलबीर भंडारी 2012 के बाद लगातार दूसरी बार इस न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसमें कुल 22 न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 22 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 22 न्यायाधीश होते हैं। संविधान के प्रतिबंधों को स्वीकार कर महासभा द्वारा अनुमानित व्यय में योगदान देकर के कोई भी देश है वो इसका सदस्य बन सकता है। तो जो संविधान है उसको मान करके, उनके जो प्रतिबंध है उनको स्वीकार करके, और महासभा द्वारा जो अनुमानित व्यय बताया जाता है कि अनुमानित व्यय इतना होता है और आपको इसमें इतना अंशदान देना होगा, तो कोई भी देश इसमें अंशदान देकर इसका सदस्य बन सकता है। अब देखिए, इसका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका। तो चुनाव महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा बहुमत प्राप्त करने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो वो ही बहुमत जो प्राप्त करता चुनाव होता है गोपनीय मत प्रणाली द्वारा, और सुरक्षा परिषद द्वारा व महासभा द्वारा बहुमत प्राप्त करने पर भी उनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। अब इसका यदि आगे का देखें कार्यकाल, क्या देखें? कार्यकाल। तो देखिए, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। लेकिन हर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद कितने न्यायाधीश? 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यायाधीश पुनः भी चुनाव लड़ सकते हैं और न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। न्यायाधीश न तो देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और न ही सरकार के निर्देश के अनुसार। यानी कोई किसी भी देश का न्यायाधीश है तो वो उस देश की सरकार के निर्देशों के अनुसार वह उस देश का
प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार क्या है? तो देखिए, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो शक्तियां होती हैं या उनका क्षेत्राधिकार वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। कौन सा? ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो अपनी इच्छा से मुकदमे इस न्यायालय में लाते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती है। और दूसरा जो क्षेत्राधिकार आता है वो है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा है? अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार में क्या है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार निम्न मुकदमे इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने अनिवार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार से, यानी यदि किसी प्रकार की कोई संधि है, उस संधि की व्याख्या करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी कोई प्रश्न होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी कोई प्रश्न होता है तो उसको भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाना जरूरी होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को भंग करने की स्थिति में जो क्षतिपूर्ति का स्वरूप होता है, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है और कोई प्रतिबंध है उसको भंग करता है तो उसमें जो क्षतिपूर्ति का स्वरूप होता है उसको भी अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंदर शामिल किया जाता है। और तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। कौन सा? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाह देने का क्षेत्राधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास महासभा, सुरक्षा समिति तथा महासभा या अन्य विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी प्रश्नों पर सलाह देने की शक्ति भी है। तो महासभा या सुरक्षा परिषद या अन्य जो भी एजेंसियां हैं, यदि वो कानूनी सलाह मांगती हैं तो न्यायालय की सलाह लिखित निवेदन द्वारा दी जाती है और न्यायालय एवं स्वयं मत प्रकट नहीं करता, यानी अपने कोई सलाह या कानूनी कोई समझौता सलाह मानता है तभी न्यायालय उसको उस पर विचार करता है, वरना नहीं तो न्यायालय उस पर विचार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर विचार नहीं करता है। इसकी सलाह को मानने वाली एजेंसियों द्वारा उस सलाह को मानना भी आवश्यक नहीं होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि जो एजेंसियां हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो सलाह प्रदान की जाती है उसको माने, यह भी उसके लिए जरूरी नहीं होता है। हाँ, तो छात्र छात्राओं, अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे अंग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अंग है न्याय परिषद। यूएनओ का चौथा अंग कौन सा है? न्याय परिषद। अब देखिए, न्याय परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित न्याय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके स्थायी जो 5 राष्ट्र हैं वो ही सदस्य बनाए गए, यानी 5 स्थायी राष्ट्र ही इसके सदस्य बनाए गए। 5 स्थायी राष्ट्र इसके सदस्य बनाए गए। यह एक अधीनस्थ अंग है। इसकी स्थापना ऐसे न्याय प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। ऐसे प्रदेश, ऐसे राज्य जहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना नहीं हो पाई थी, ऐसे राज्यों के विकास के लिए न्याय परिषद की स्थापना की गई थी। न्याय परिषद ने इन क्षेत्रों का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र स्थायी नहीं हो पाए थे, जो स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, तो ऐसे राष्ट्रों के विकास के लिए इस न्याय परिषद का निर्माण किया गया था
5 स्थायी राष्ट्रों को इनका सदस्य बनाया गया था। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए यूएनओ में इसने सराहनीय भूमिका अदा की है। तो चाहे उपनिवेशवाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो, उसके जो समाप्ति है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 31 अक्टूबर 1994 तक सारी न्यास प्रदेशों के विलीनीकरण या स्वतंत्र हो जाने के बाद इसे निष्क्रिय कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1994 तक या तो वो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए या उनका विलीनीकरण कर दिया गया, तो उसके बाद इसको निष्क्रिय कर दिया गया। अब 5वां है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। यूएनओ का 5वां अंक कौन सा है? आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इसकी प्रतिवर्ष 2 बार बैठक होती है। यानी एक वर्ष में कितने बार बैठक होती है? 2 बार बैठक होती है। और 2 बार बैठक के अनुसार ही इनका मुख्यालय निर्धारित होता है। तो अप्रैल में न्यूयॉर्क में इनकी जो अप्रैल का महीना आता है, तो जो बैठक होती है वो कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क मुख्यालय में इसकी बैठक होती है। तो अप्रैल में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। वह जुलाई में जेनेवा में इसकी बैठक बुलाई जाती है। तो जेनेवा में जुलाई का महीना आता है तब इनकी बैठक कहाँ होती है? जेनेवा में होती है। तो इस प्रकार से इसके 2 मुख्यालय हो गए, 2 स्थानों पर इसकी बैठक आयोजित की जाती है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल वार्षिक होता है, 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक कल्याण की ओर ध्यान देना है। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 18 थी, बाद में 1971 में 54 कर दी गई। प्रारंभ में जब इनकी स्थापना की गई थी तब इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 18 देश थे। और बाद में इनकी सदस्य संख्या 1971 में, कब? 1971 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 54 कर दी गई। तो इस प्रकार से इसकी सदस्य संख्या 54 है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है प्रत्येक सदस्य का? 3 बार। तो इस प्रकार से कार्यकाल 3 वर्ष, कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदल जाते हैं। तो 18 3 54, यानी 1 वर्ष में 18 सदस्य वो बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल निर्धारित होता है। अब देखिए इसका छठा और आखिरी अंक कौन सा है? सचिवालय तथा महासचिव। सचिवालय, सचिवालय तथा महासचिव। तो देखिए सचिवालय, इसका प्रधान महासचिव होता है। तो सचिवालय का प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है? महासचिव इसका प्रधान होता है, महासचिव। यह यूएनओ का मुख्यालय है। यानी सचिवालय क्या है? यूएनओ का मुख्यालय, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, किसकी संस्तुति पर है? सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो सुरक्षा परिषद तो संस्तुति करती है और महासभा द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। प्रथम महासचिव नॉर्वे के ट्राइगवेली थे। तो प्रथम महासचिव थे ट्राइगवेली। कौन थे? ट्राइगवेली। प्रथम महासचिव ट्राइगवेली थे। कहाँ के? नॉर्वे के। 1 जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस यूएन के महासचिव बनाए गए। 2017 से 1 जनवरी 2017 से महासचिव के पद पर कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के
नाम क्या है? एंटेनियो गुटेरेस महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उप महासचिव मोहम्मद अमीना मोहम्मद को बनाया गया, यानी 1998 तक उप महासचिव नहीं बनाया जाता था। सबसे पहली बार 1998 में महासचिव बनाया गया था। तो अब 2016 से अमीना मोहम्मद महासचिव के रूप में कार्य कर रही हैं। अमीना मोहम्मद उप महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखेंगे यूएनओ का प्रतीक चिन्ह व झंडा। क्या प्रतीक चिन्ह? तो यूएनओ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है कि जैतून की पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र। तो देखिए, जैतून की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, और उनके बीच में किसका मानचित्र है? विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। और झंडा है, उसका रंग नीला होता है। झंडे का रंग कैसा होता है? नीला। और उसके बीच में जो संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है, जैतून की शाखाएं, वह विश्व का मानचित्र बना होता है। अब देखिए भाषाएं, क्या देखेंगे? भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कार्य करने के लिए। अरबी, चीनी, अमेरिकी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। कितनी भाषाएं हो गई? 6 भाषाएं हो गई। तो इस प्रकार से 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, वीटो पावर। क्या आता है? वीटो पावर। अब हमें देखना है वीटो पावर क्या है। तो देखिए, 5 स्थायी देशों को मिला एक विशेषाधिकार है। वीटो पावर 5 स्थायी देशों को मिला एक विशेषाधिकार है। 5 स्थायी देशों को मिला एक विशेषाधिकार है। इस विशेषाधिकार में क्या होता है कि किसी भी फैसले पर एक भी देश यदि सहमत नहीं होता है तो वो फैसला रुक जाता है, वो निर्णय लागू नहीं होता है। तो इसे बोला जाता है वीटो पावर। आज तक बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो वीटो पावर के कारण नहीं हो पाए हैं। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां, यूएनओ की एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम था यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। तो यू का मतलब होता है यूनियन, एन का मतलब नेशंस, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, एंड सी का मतलब कल्चर, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन, नेशंस, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। यदि दूसरी एजेंसी की बात करें तो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। तीसरी है WIPO, WIPO, W, the World Intellectual Project Organization, the World Intellectual Project Organization, इनका कार्यालय भी जिनेवा, मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। ITU, the International Telecommunications Union, the International Telecommunications Union, इनका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। IAEA, इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन, इनका मुख्यालय रोम, इटली में है। कहाँ है? रोम, इटली में। IFAD, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इनका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। UNIDO, UNIDO, द यूनियन नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय भी वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देखेंगे UNO के विश्व शांति में प्रयास, विश्व शांति के लिए UNO के प्रयास। कि विश्व शांति के लिए UNO ने क्या प्रयास किए। तो विश्व शांति के लिए UNO ने बहुत सारे प्रयास किए, उसमें कुछ में सफलता मिली, कुछ ऐसे भी प्रयास रहे वीटो पावर के कारण वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम कुछ एक प्रयासों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है ईरान समस्या।
कौन सी समस्या? ईरान समस्या। तो देखिए, ईरान इराक जो परमाणु समस्या थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंची और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका हद तक समाधान करने का भी प्रयास किया। दूसरी थी यूनान विवाद। कौन सी समस्या थी दूसरी? यूनान विवाद। तो यूनान विवाद में भी जो अल्बानिया है, बुल्गारिया है आदि साम्राज्यवादी राज्यों की यूनान पर आक्रामक कार्रवाई थी, उसको भी यूएनओ ने सुलझाने का प्रयास किया था। तीसरी बात, जो इंडोनेशिया विवाद था, कौन था? इंडोनेशिया विवाद। तो इंडोनेशिया विवाद में भी थाईलैंड इंडोनेशिया के बीच जो विवाद था उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चौथा था कांगो संकट। कौन था? कांगो संकट। तो कांगो संकट जो 1960 से लेकर 1965 के बीच में, जो 1960 से 65 के बीच में जो कांगो संकट उत्पन्न हुआ था, उसको भी सुलझाने का संयुक्त राष्ट्र ने हद तक प्रयास भी किया और उसमें उसे हद तक सफलता भी प्राप्त हुई।